स्वाति जी, आदरणीय शिवयात्री जी की स्मृति को नमन। आदरणीय मंच एवं मित्रों, आज यहाँ आए हैं तो बड़े दिनों बाद यूँ लग रहा है। मैं बड़े लंबे समय तक इंदिरापुरम में रहता रहा हूँ, गाजियाबाद में, तो बड़े दिनों बाद पुराने घर में लौटने जैसा लग रहा है। आलोक यात्री जी, सुभाष चंद्र जी, ये सब लोग बड़े पुराने भाई, मित्र, साथी हैं और इन लोग का स्नेह जो है वो आपको कभी भी किसी भी व्यस्तता तमाम चीज़ों में से जब इनका बुलावा आता है तो लगता है कि नहीं, यहाँ प्राथमिकता से जाना चाहिए। और वाकई जो प्रयास कथा रंग के रूप में, इस मंच के रूप में एक लंबे समय से मैं देख रहा हूँ हो रहा है, शायद अच्छी कहानी लिखे जाने और अच्छी कहानी छपने के बीच में यही जो एक गैप है जो आ गया है कि छोटे स्तर की बातचीत, गोष्ठियाँ कम हो गई। कहानी कैसी चुनी जाती है, अच्छी कहानी क्या होती है, हंस कैसी कहानियाँ चुनता है, कौन सी कहानी कालजयी होगी, ये सब बाद की बातें हैं। अच्छी कहानी लिखी कैसे जाए, अच्छी कहानी लिखी जाने के लिए क्या ज़मीन हो, तो ऐसी गोष्ठियाँ वो ज़मीन तैयार करती हैं, वो वातावरण तैयार करती हैं जहाँ हम सब आप बैठते हैं। एक समय था जब शिवयात्री जी को हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, उन्हें सुना भी है। वो समय था, राजन जी संपादक थे हंस के, रमाकांत जी भी लिख रहे हैं, शैलेश मटियानी जी भी लिख रहे हैं, उदय प्रकाश जी भी लिख रहे हैं, शिवमूर्ति जी भी लिख रहे हैं, संजीव जी भी लिख रहे हैं। और तमाम लोग जिस तरह से लिख रहे हैं उसी तरीके से अपने समकालीनों को पढ़ भी रहे हैं और उस पर तीखी आलोचना भी हो रही है, उस पर बातचीत भी हो रही है। तो उससे केवल कहानी लिखी नहीं जाती थी, कहानी का एक पूरा का पूरा एक वातावरण बनता था। जैसे कि अभी संदीप भाई ने जो भी पूरा बोला, इससे इतना तो हम सबको अंदाजा हो गया, जिस इनके वक्तव्य से मैं सहमत भी हूँ और अपने आप को उसमें संबद्ध कर देता हूँ। तो इसलिए मेरी बात अपने आप ही संक्षिप्त हो जाएगी और मैं और आगे की कुछ बातें जोड़ सकूंगा कि कहानी हमेशा से साहित्य की एक केंद्रीय विधा है। और अगर कहानी को, कथा को हम और विस्तार देते हैं, जब वो उपन्यास का रूप लेती है तो उसमें बाकी सारी विधाएं आ जाती हैं। वहाँ नाटक भी आ जाता है, वहाँ कविता भी आ जाती है, वहाँ शायरी भी आ जाती है, वहाँ राजनीति भी आ जाती है, वहाँ समाज भी आता है। तो कहानी आपको वो जमीन देती है कि आपको वो फलक देती है कि खुला आसमान और एक बड़ी जमीन ये विधा आपको देती है। अब आपके ऊपर इस विधा का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बार बार हम लोग, चूंकि अब ये नया प्रसंग है, मैं कहानियाँ लिखता रहा हूँ, मैंने कहानियों से ही शुरुआत की थी और फिर बाद में मैं उपन्यासों तक आया। अब ये नई जिम्मेदारी है हंस की। हम लोग हंस के लेखक रहे, छपते रहे, हम लोगों की कहानियाँ भी स्वीकृत भी हुई, अस्वीकृत भी हुई, और ऐसी भी हुई कि स्वीकृत अस्वीकृत के बीच में उस पर बहसें भी हुई कि क्यों नहीं छप रही है, ये बदलूँ तो क्यों बदल दूँ। राजन जी अड़ जाते थे कि इसमें अगर ये बदल दो तो मैं छाप दूँगा, और हम लोग कहते थे नहीं बदलना है। तो वो समय भी है। अब धीरे धीरे आपकी समझ विकसित होती है। तो चूंकि इस कार्यक्रम के दो कहना चाहिए सत्र हैं, तो एक में तो कहानी हम सुनेंगे और कहानी पे बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों सत्र एक ही बात के दो पहलू हैं कि अच्छी कहानी कौन सी होती है और उसमें संपादक क्या देख के उसे चुनता है। तो अगर हम ये इसको ऐसे पलट के एक लेखक की तरह से देखें कि अच्छी कहानी लिखी कैसे जाती है, जब लिखी जाएगी तभी तो पहचानी जाएगी, है ना। पहचानने में तो फिर लेखक, संपादक की ईमानदारी और बेईमानी भी शामिल हो जाती है, उसकी पसंद और नापसंद भी शामिल हो जाती है, लेकिन अच्छी चीज़ तो अच्छी रहती है साहब। हंस में छपे बहुत अच्छी बात है, ना छपे तब भी कोई बात नहीं, और जगह छपेगी, लेकिन अच्छी कहानियों ने अपनी जगह बनाई है। हम सब लोग जानते हैं, अभी बात हो रही थी, जैसे हृदय जी की चर्चा नहीं होती, कई बार मटियानी जी कुछ कहानियों की चर्चा नहीं होती, या रमाकांत की नहीं होती, लेकिन वो अच्छी कहानियाँ जो दे गए वो हैं। निर्मल वर्मा को हम
किसी हाशिए पे धकेलते रहे, लेकिन उन्होंने जो अच्छा लिखा है वो हंस से स्वीकृत वाला भी अच्छा है और हंस से अस्वीकृत वाला भी बहुत अच्छा है। वो कालांतर में अपनी जगह कहीं ना कहीं बनाता है। तो अब मैं कहानी की बात करना चाहता हूँ आप सबके बीच में, और मैं ये मान के चलता हूँ कि दूसरे सत्र में आप सब में जो कहानीकार हैं वो उनकी कहानियां सुनेंगे। तो सबसे पहले कहानी कोई ऐसी अलग अबूझ सी चीज है नहीं। कहानी और जीवन को मैं बहुत जोड़ के देखता हूँ। तो पहली शर्त तो मेरे लिए कहानी की वही है कि कहानी कितनी जीवन में धसी हुई है, जीवन के बीचों बीच है कि नहीं, जिंदगी है उसमें कि नहीं, कहानी में कितनी जिंदगी है और कितना जिंदगी में घुस के इंसान ने कहानी लिखी है। क्योंकि जीवन के भोगे हुए को कहने की कला तो है भाई। कहानी अगर अखबार में कुछ छपता है, हम उसे कहानी नहीं कहते, क्योंकि जब वो आप उसको अपने उस देखे हुए को उसको अपनी अनुभूति में ढाल लेते हैं और कला रूप में जब भाषा में आप व्यक्त कर देते हैं, तो वहां पे वो कहानी बन जाती है। अब वो कहानी बनाने वाला कहानीकार के रूप में पहचाना जाएगा या नहीं पहचाना जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी अपनी नैसर्गिक प्रतिभा, आपका रुझान किस्सा कहने का। मतलब मैं समझता हूँ कि हर जीवन एक कहानी है। हम सबके पास एक कहानी अपनी तो है ही है। अपने तय हम सब अपनी जिंदगी की कहानी लेके घूम रहे हैं, यानी हम सबके पास अपनी खुद की एक कहानी है। फिर भी हम एक समय तक कहानीकार नहीं होते, कहानियां नहीं कहते, क्योंकि कहन जो है वो आपको कहानीकार बनाती है। हमारे पास किस्सा है, कोई दूसरा हो सकता आपका अनुभव सुने और आपको कल पता चले कि उसने आपके अनुभव पे एक बड़ी शानदार कहानी लिखी, क्योंकि उसने कहन को साध लिया है। तो कहानी तो हम सबके भीतर है, और शायद यही वजह है कि और किसी भी विधा से ज्यादा आप जब कहानी पढ़ते हैं तो उससे जुड़ते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप भी तो अपनी कहानी लेकर घूम रहे हैं ना। मेरी पहली कहानी थी गुब्बारा, और वो मैंने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिखी थी। उससे पहले मैं कहानीकार नहीं था। मैं डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट अंग्रेजी में लिखता था, डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक के लिए कुछ कविताएं लिखता था। लेकिन जब वो कहानी पढ़ी गई तो चूंकि सबके हृदय में उनके पिता की स्मृति है, या अपने किसी बड़े को, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खो देने का दर्द है, तो जब वो पढ़ते थे तो उनको लगता था कि मेरी कहानी है। और उस एक कहानी की यात्रा ने आपकी कहानीकार को एक रास्ता दे दिया। तो ये है। इसी तरह हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को कहानीकार नहीं मानते, वो कहानी लिखते भी नहीं है, लेकिन वो गजब के किस्सा बोलते हैं। अब वो आपके परिवार में हो सकते हैं, वो दोस्त हो सकते हैं, वो आपकी दादी नानी हो सकती है, वो आपके भाई हो सकते हैं। उन्हें बोलने, बताने, कुछ सुनाने में जैसे आनंद आता है। उनकी हर बात में किस्से की रवानी होती है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले अपने भीतर जब हम कहानी लिखते हैं ना, तो हमें अपने उस किस्सा को पकड़ना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए, उसे अपने तरीके की किस्से कहने देना चाहिए। तो इसलिए पहली कहानी जब भी कोई अटेम्प्ट करे तो वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कहे, बिना ये सोचे कि दुनिया क्या सोचेगी, संपादक, प्रकाशक, लेखक क्या सोचेगा, पाठक क्या समझेगा। इससे आपको अपने भीतर के उस कहानीकार को जानने का मतलब मौका मिलेगा। तो पहली शर्त तो मैं देखता हूँ जब भी कोई कहानी आती है कि इसने संपादक को नजर में रख के लिखी है, किसने लिखी है। और संपादक के लिए लिखी है कहानी दिख जाती है कि इसने टारगेट किया है बॉस कि ये हंस है और इसमें हंस में ये विषय चलेगा, उसने उसी विषय पे कहानी दाग दी है। तो वो दागी हुई कहानी पकड़ ली जाती है, और लिखी हुई कहानी जो दिल से निकलती है वो ढूंढ के छापी जाती है। और बड़ी गजब कहानी थी यार वो तो ये मेरा कहना है। और ये मैं संपादक की तरह नहीं, लेखक की तरह कह रहा हूँ, आपके साथ खड़े होकर कह रहा हूँ। तो कुछ अपने अनुभव जो मेरे को, मैं पिछले 25-30 साल से कहानियां लिख रहा हूँ, तो एक मेरा जो नुस्खा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कहानी को शुरू करने में बिल्कुल देर ना करें। जब कोई थॉट, कोई बात आपके दिमाग में आए उसे लिख लें, उसकी परवाह नहीं करेंगे ये कहानी है नहीं। आपको लगता है वो थॉट अपील कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको वो पकड़ रहा है, तो उसकी पकड़ में अपने आप को सरेंडर करें और लिख दें।
दूसरी चीज बिल्कुल उलट, कि कहानी पूरी करने में जल्दी ना करें, कहानी शुरू करने में देरी नहीं करनी और कहानी खत्म करने में जल्दी नहीं करनी। हम करते क्या, उल्टा, हम पहले सालों तक कहानी टालते रहते हैं, लिखनी है यार, सोच रहे हैं। आपने 5 साल नहीं लिखी और जिस दिन सवेरे लिखी सोचा शाम तक आज रात में उसे खत्म कर दूंगा। उल्टा है मामला, जल्दी से जल्दी शुरू करो और फिर उसे छोड़ दो, उसको जियो, लिखते रहो, महीना 2 महीना साल बनने दो उसको। तो बंद करने में देरी नहीं करो और ये भी नहीं परवाह करो कि कब छपेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जल्दी शुरू करें और आराम से खत्म करें, कोई जल्दी नहीं है। आपकी कहानी अगर आराम से लिखी गई तो वो सालों का सफर तय करके बड़ी लंबी उम्र सरवाइव करेगी। जितनी जल्दी लिखी जाएगी उतनी जल्दी गायब हो जाएगी। तो अगर लिखने वाली कहानी तो ये बात है। पहली बात तो ये तो होगी नैसर्गिक किस्सा को कि लेखक की कोई भाषण नहीं समझो आप इसे, ये तो अपने कहानीकार की तरह, चूंकि मैं घर में आया हूं तो मैं घर की तरह अपनी बात कर रहा हूं। दूसरी बात जो कहानी में दूसरा जो पहलू आता है वो है आपका जीवन का अनुभव और उस अनुभव की निजता और उसके प्रति संवेदनशीलता, उससे निकटता। आपकी उस सब्जेक्ट से, जिस विषय को आपने चुना है, उससे आपकी प्रॉक्सिमिटी क्या है, किस सेंसिबिलिटी से आप उस सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जीवन में जितना देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जितना आप जिएंगे, सब काम में आएगा। एक कहानी केवल कहानी नहीं बोलती, वो आपकी पोल खोलती है कि आप उस विषय पे कितना जानते हो, आप उस विषय पे क्या सोचते हो, आप कितनी संवेदनशीलता से जुड़े हुए हो। लोग आज स्त्रियों के विषय पर भरी पड़ी कहानी, लेकिन उस स्त्री के जीवन को, उसके हृदय को, उसकी समस्याओं को आप कितना समझते हो, कितनी सेंसिबिलिटी से आप उस फेमिनिज्म के मुद्दे को होल्ड करते हो, आपकी उससे प्रॉक्सिमिटी क्या है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। आपका अनुभव, अगर इसको हम साहित्यिक भाषा में कहें कि आपका अनुभव आपकी रचनात्मकता के समानुपाती होता है। अब ये बात चूंकि आलोचना की भाषा हो जाएगी, उसका सीधा सा मतलब है कि आप जितना अनुभव अपने हृदय में लेके चलेंगे, आपकी रचनात्मकता उतनी विस्तार पाएगी, उतनी गहन होगी। और अगर इसको और ज्ञान की भाषा में कह दें तो कोई भी बड़ी रचना आपके अनुभव की विराटता और विविधता से ही बनती है। फिर वो आदमी बिना शिल्प भाषा की परवाह करे ऐसे उछाल दे किस्सा हवा में, किस्सा आसमान पर ढूंढेंगे और किसने भारी बात उछले। तो आपको वो अनुभव में जितना आप धस जाएंगे ना, वहां पे वो आपको पकड़ेगा। तीसरी बात है दृष्टि। अनुभव सबके पास होता है, हो सकता है, आप अनुभव अर्जित कर सकते हैं, लेकिन केवल अनुभव से भी बात बनती नहीं है। एक ही घटना से गुजरते हुए हम अलग अलग प्रभाव ग्रहण करते हैं। एक अनुभव अलग अलग लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से बदलता है और उसका कारण है आपकी दृष्टि। आपने किस भाव से उस अनुभव को ग्रहण किया है। मतलब हम कोई भी अनुभव करते हैं तो आज का समय तो सोशल मीडिया का समय है, हमारे सामने कोई भी घटना होती है तो हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। वी आर सो इम्पल्सिव टू रिएक्ट। हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम उसे परसीव नहीं करते, समझते नहीं है। मतलब कोई आदमी अभी अंतिम सांसें ले रहा, मुझे मरा हुआ, फिर से दौड़ चल जाएगा, मर गया। आप क्योंकि वो फील तो आया नहीं ना। किसी की मौत की खबर आती तो पहले आप फेसबुक पोस्ट थोड़ी डालते हो, पहले आप दुखी होते हो, रोते हो, उदास होते हो, या पहले धर्मेंद्र को 2 दिन तक मारते रहे तो वी आर सो मरने की खबर आ जाती। सो वी आर सो फास्ट टू रिएक्ट। डोंट रिएक्ट। एक अच्छा कथाकार या अच्छा साहित्यकार या कवि लेखक रिएक्शन से बचता है क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करना चाहता है। रिएक्शन में और रिस्पॉन्स में यही अंतर है। रिस्पॉन्स कम्स विद फीलिंग, रिएक्शन कम्स विद माइंड। आप देखते हो, आपकी आदत, कई बार आपने पोस्ट पढ़ी नहीं, आपका अंगूठा चल जाता है, आपसे बिना पूछे अंगूठा लाइक कर देता है। देन यू सोच क्या
अरे तो डिसलाइक करना। सो इस तरह कहानी नहीं बनती। आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। आपने भाव को, अपने अनुभव को जैसे ग्रहण किया है, और कोई भी दृश्य हो सकता है। अगर किसी दृश्य या घटना को आपने अपने ईगो या एटीट्यूड के साथ देखा है तो आपका अनुभव अलग होगा। अगर आपने अपने ईगो और एटीट्यूड को हटा के थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डिक्लास होके कोई देखा है तो आपका अनुभव अलग होगा। भाई आप अधिकारी बन के दौरे पे जाओगे, गांव कैसा दिखेगा? गांव चकाचक दिखेगा। आप सादा कपड़ों में पैदल बैलगाड़ी से चले जाओ तो गांव दूसरा दिखेगा। और 10 दिन आप गांव में छूट जाओ बिना मोबाइल और पर्स के तो गांव तीसरा दिखेगा। तो तथाकार नोबडी होके जाता है। अगर आप somebody होके विषय में घुसे और आपने बड़ी अच्छी कहानी, हम तो वहां दुबई गए थे, हम 2 कहानियां लिख लाए, हम बिहार गए थे 3 कहानियां लिख लाए। भाई साहब आप IPS हो, आपको जो बिहार लिखा वो नहीं है, बिहार नहीं है। मंत्री जब कहीं जाता है तो वो जो विंडो व्यू है, यथार्थ का जो विंडो व्यू है, आपकी खिड़की में से जो व्यू दिख रहा है उससे उठा के आपने कहानी। आप बहुत उदाहरण है कि आप दिल्ली से बाहर ट्रेन में जा रहे हो या एयर कंडीशन गाड़ी में जा रहे हो, आपको बाहर खेत दिख रहा है, दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है, हमने सबने देखा है लहलहाते खेत देखे। अब आपने एक किसान की कहानी वहां से उठा ली, आप कहोगे देखा है, हम उतरे भी थे, हम खेत में गए भी, हम बड़ी सब खेत में उतरने, देखने और सेल्फी लेने में और किसान होने में बड़ा फर्क है। ये जो पकड़ लेगा वो पकड़ लेगा। बहुत सुंदर। तो आप उसकी मतलब आपको बहुत सी चीजें अपने उससे डिक्लास करनी पड़ती है। बहुत सी सोची हुई चीजें, समझी हुई चीजें, मानी हुई चीजों को भुलाना पड़ता है। एक आपका एक ईगो बना हुआ है ना कि मैं ये हूँ, मैं संपादक की तरह कहीं जाऊंगा तो मुझे अच्छी कहानी कभी नहीं मिलेगी। आप लेखक की तरह जाओगे, पाठक की तरह जाओगे, आपको कहानी मिलेगी। ज्यादातर संपादक अपने भीतर का पाठक मार देते हैं, स्वादक खत्म हो गया, आप रस ले ही नहीं पा रहे हो। आप पाठक की तरह घुसो कहानी में, कहानी खुलेगी आपके सामने। तो एक तरह के व्यक्ति के जो व्यवहार में हम अपनी जिंदगी में जो हमारी कंडीशनिंग हो चुकी होती है, हमें उसे अनलर्न करना पड़ता है। अगर मैं मंदिर में बैठा हूँ, मैं महंत का बेटा हूँ, मेरे नाम के आगे मिश्रा लिखा हुआ है, अब मैं किसी दलित की कहानी लिख रहा हूँ, भाई साहब खिड़की से जो यथार्थ दिख रहा है और जो उस आदमी ने जिंदगी में झेल के बड़ा हुआ है, बहुत होता है। बिल्कुल। तो पात्र तभी आपके सामने आएगा, दिल खोलेगा, अपनी कहानी बताएगा, जब आप खुले दिल से उससे मिलेंगे, डिक्लास होके मिलेंगे, नोबडी होके मिलेंगे। जब तक आप somebody हो, कैरेक्टर अपने आप को खोलेगा नहीं आपके सामने, ना वो समय खोलेगा, तो वो आपको हटाना पड़ेगा। जो हमारे दिमाग में परिवार ने, समाज ने, धर्म ने जो बायस घुसा दिए, गरीब है तो चोर होगा, अरे तुम क्या सीखोगी, तुम्हारा तो घर का काम है, चूल्हे चौके। अगर आपके अंदर कोई कंडीशनिंग है, पैट्रियार्की की, पितृसत्ता की कंडीशनिंग है, जाति की कंडीशनिंग है, धर्म की कंडीशनिंग है, भाषा की कंडीशनिंग है, पैसे की कंडीशनिंग है, वर्ग की कंडीशनिंग है, जब तक आप उस बायसेस से नहीं निकलोगे, उन चीजों को अनलर्न नहीं करोगे, तब तक एक सेट माइंडसेट से, एक फिक्स्ड माइंडसेट से जब आप उस कहानी में जाओगे तो आप जजमेंटल होगे वो कहानी लिखोगे, तो विषय तो आएगा ही नहीं, आपका जजमेंट उसमें घुस जाएगा, आपका ज्ञान उसमें घुस जाएगा। और जहां आपका जजमेंट, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि घुसी तो कहानी का यथार्थ आपके हाथ से छूट जाएगा। अब ये कहने में है, लेकिन जब आप करने में जाओगे तो पहले कहानी का आपको लगेगा कि बाहर तो कुछ करना ही नहीं है, जो करना हमें अपने पहले भीतर ही तोड़ फोड़ करनी है लेखक बनने के लिए। अगर हम भीतर टूट रहे हैं तो जजमेंटल होना छोड़ना है, पूर्वाग्रहों से मुक्त होना है, तब जाके कहीं भाषा तो वो कहानी आके पकड़ में आती है ना। फिर आपके पास अपने आप खुलेगी, अब आप उससे बहुत क्लोज आ गए। ये सब करने के बाद कहीं कहानी आती है, और उस कहानी को लिखने जब कागज कलम लेके हम कमरे में बैठते हैं, तब हम भाषा की बात, और ज्यादातर कहानियों की बातें भाषा पे आके अटक जाती है।
शिल्प पे आके अटक जाती है। मैं तो कोई कहानी चुनते समय अभी पिछले 2 महीने से लगातार अंश में लगभग रोज 5-7 कहानियां पढ़ रहा हूँ, अच्छी ठीक ठाक कहानियां आती हैं। भाई साहब, भाषा और शिल्प का कोई टोटा ही नहीं है। इतनी अच्छी भाषा है लोगों के पास, इतने अच्छे शिल्प में वो कहानियां लिख रहे हैं। मैं तो पहली वही चीज देखने चाहता हूँ कि ये केवल भाषा में खेल रहा है या इसका पास कोई अनुभव है, इसके पास कोई दृष्टि है। और जहां मुझे मतलब अनुभव मिल जाता है, दृष्टि मिल जाती है, उसकी भाषा तो मैं बुला के ठीक करवा लेता हूँ। शिल्प मैं बता देता हूँ, भाई ऐसे लिखे और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, इसे फ्लैशबैक में डाल दें। शिल्प एक क्राफ्ट है, स्किल है, सीख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। भाषा है, जैसे पढ़ोगे 100 बड़े कहानीकार, हम लोगों ने भी उदय प्रकाश को पढ़ा, निर्मल वर्मा जी को पढ़ा, ज्ञान रंजन जी को पढ़ा, पढ़ के तो सीखे। कौन सा हमारा अपना है भाई? प्रेमचंद जी से लेके रेणु जी से लेके पढ़ के ही तो आ रहे हैं। जिस सड़क पे अपनी गाड़ी आज हम दौड़ा रहे हैं, विवेक मिश्रा कहानियां उपन्यास लिख रहे हैं, वो भाषा थोड़ी मैंने बनाई है, वो भाषा तो हमें पुरखे दे गए ना। हमें तो अपना अनुभव जीना है। उनका अनुभव अलग था, उनका समय अलग था, हम उनसे अलग अनुभव क्या उठा पा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो बहुत बड़ी बात है। तब फिर भाषा आती है। भाषा के लिए बहुत सिंपल फार्मूला है कि किसी की भी भाषा को अब हम अच्छी या बुरी कहेंगे तो ये बहुत सतही बात हो जाएगी, लेकिन भाषा विषय के अनुरूप स्वाभाविक जान पड़ती है, वो महत्वपूर्ण है। आपकी अच्छी भाषा कई बार आपकी कहानी लिखने में बाधा हो सकती है। आप बहुत संस्कृत भाषा, बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं या बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, आप अच्छी कहानी नहीं लिख सकते, क्योंकि आपकी भाषा चाहिए ही नहीं मुझे। जिस परिवेश की कहानी है, आपका कैरेक्टर जहां से आ रहा है, वो जो जीता है, वो जो बोलता है, उसका संवाद तो उसकी भाषा में आएगा ना, उससे मिलती जुलती छूती हुई भाषा में आना चाहिए ना। तो वहां पे भाषा वो अपने आप बनती है। भाषा अभिव्यक्ति में सहायक है या नहीं, ये एक रुकावट नहीं बननी चाहिए। आप अपनी भाषा वहीं तक इस्तेमाल करो जहां तक कि वो चरित्र के विस्तार में रुकावट नहीं बन रही। अगर आपकी अच्छी भाषा जो है, बहुत अच्छी भाषा अगर वो आपके चरित्र में रुकावट बन रही है, तो फिर वो आपकी भाषा तो मतलब आपको मुक्त होना पड़ेगा उससे, उसके सारे आडंबरों से मुक्त होना पड़ेगा, उसके प्रभाव से मुक्त होना पड़ेगा। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि क्या भाषा आपके परिवेश को जीवंत बना रही है कि नहीं, क्या कहानी की टोन उसके टेक्सचर से मेल खा रही है या नहीं। इसमें आपको कई बार भाषा के अभिजात्य को, उसकी महानता को, उसके व्याकरण को, उसकी शुद्धता को, उसकी शुचिता को छोड़ना पड़ेगा, अलग खड़े होना पड़ेगा। और सीखना कठिन है, और सीखे हुए को भुलाना उससे भी ज्यादा कठिन है। आदमी का ज्ञान दिमाग से निकलता नहीं, वो भूल जाता है। तो ये आता है, जब ये पकड़ लेते हो आप, फिर आप सोचते हो कहानी में सरोकारों की बात होती है। बहुत सिंपल बात है, इतिहास राजाओं का होता है, जीते हुए का होता है। साहित्य हारे हुए का होता है, छूटे हुए का होता है। क्या बात है, क्या बात है। अकेले आदमी का होता है, जो ट्रेन में बैठ के चले गए, उनका साहित्य नहीं है, उनका इतिहास है। साहित्य उसका है जो प्लेटफॉर्म पे छूट गया, जो टिकट की खिड़की तक नहीं पहुंचा, वो है साहित्य। बहुत कितनी सी लाइन में आप समझ जाओगे कि ये साहित्य है और ये नहीं है। कहानी किसी भी दौर की हो सकती है। तो वो न्यायप्रियता, आप किसके पक्ष में खड़े हो, आप क्या जस्टिफाई कर रही है आपकी कहानी लास्टली, एट द एंड, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, क्या कह रहे हो आप। कहीं आप शोषण के पक्ष में तो नहीं खड़े हो, कहीं आपका एक मन का जो बायस्ड है, कहीं पे पूर्वाग्रह है, वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को तो नहीं एरेडिकेट करने की बात कर रहा है, कहीं वो हत्याओं का औजार तो नहीं बन रहा है। ये आप देख लोगे, आपकी कहानी सही जगह सेट हो जाएगी। तो वो न्यायप्रियता है कि नहीं, सरोकार है कि नहीं। तो बहुत अच्छी भाषा में लिखी गई कई रोचक, बहुत अच्छी कहानियां भी खराब और दो कौड़ी की कहानियां मानी जाती हैं बाद में, क्योंकि पता चलता कि कहानीकार बहुत चालाकी से शोषण की जमीन तैयार कर रहा था, स्त्री को कटघरे में खड़ी कर रहा था, उसको पढ़ने से रोक रहा था, उसको निकलने से रोक रहा था, उसको आत्मनिर्भर बनने से रोक रखा था। वो एक जाति विशेष के सारे लोगों को चोर और चरित्र में कमजोर सिद्ध करने पे तुला हुआ था। बाद में कहानी पकड़ी जाती है, उसकी विवेचना होती है, आलोचना यही काम करती है। फिर बाद की बात है जिस पर बहुत बात होती है, जिस पर हम सबसे कम बात करेंगे, वो है शिल्प, क्राफ्ट। क्राफ्ट एक
खेल सीखे हुए आदमी की बाजीगरी है। आप लिखना सीख गए, अब आपने क्राफ्ट को मांझते रहिए, स्किल है, आप अच्छा करिए। तो क्राफ्ट को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन हाँ क्राफ्ट आता है, पढ़ते पढ़ते ही आता है। क्राफ्ट का सिंपल बहुत सरल मायने हैं, एकेडमिशियन से नहीं सहमत हो सकते हैं। आप अपनी कहानी किस ढंग से कहते हैं, ढंग, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अपने ढंग से कह रहा हूँ। कोई और विद्वान आता वो शायद और बड़े भारी भरकम और एकेडमिक शब्दों में कहता, मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ मैंने कही और आपने सुनी, और अगर आपके दिल में बैठ गई तो मेरा काम हो गया। क्यों? क्योंकि एक चीज मैं हमेशा लेके चलता हूँ, विश्वनाथ त्रिपाठी जी बड़े आलोचक हैं कहानी के, वो हमेशा कहते हैं कि डोंट ट्राई टू इम्प्रेस पीपल, एक्सप्रेस। क्योंकि जो पाठक है वो आपसे प्रभावित नहीं होना चाहता, वो आपसे भावित होना चाहता है। वो उस कहानी को पढ़ते हुए जो आप कह रहे हो उसे महसूस करना चाहता है। आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, आप दिल से अपने आप को एक्सप्रेस करो। अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रूथफुल है तो इम्प्रेशन तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, और अगर आप इम्प्रेस करने के लिए उसे लिख रहे हो और एक्सप्रेशन में कहीं दब गया तो वो कहानी बहुत दूर तक उसके दिल में नहीं रहेगी। तो क्राफ्ट ये है कि वो कहाँ से शुरू होती है, नरेटर कौन है, वह अतीत, वर्तमान और भविष्य में कितनी आसानी से आवाजाही करती है। क्राफ्ट यही कहता है कि कहानी को इस ढंग से कहो कि इंटरेस्टिंग बनी रहे, बहुत बोझिल ना हो। यहाँ आकर आपको ये सोचना होता है कि कहन ऐसी हो जो विषय का जो प्रभाव ऐसा हो कि वही पाठक तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि वो आपकी मतलब ऐसा जटिल क्राफ्ट भी नहीं आप इस्तेमाल करो कि कहीं वो कहानी के संप्रेषण में बाधा बन जाए। कई बार आजकल नई कहानी में, बहुत अच्छी कहानी में ये हो रहा, सुभाष जी पर कितनी कहानी ऐसी आ रही है कि वो इतना कहानीकार इतना इंटेलिजेंटली उस कहानी को कह रहा है, इतनी बार वो फ्लैशबैक में जाती है, फिर आती है, कई समय का है, उन्होंने इतना उस कॉम्प्लेक्स कर दिया अपने कहने की शैली में कि कई बार वो छूट जाती है। अपनी उपन्यास जन्म जन्मांतर के उसमें मैंने ये महसूस भी किया, वो दो दोस्तों के दो जन्मों की कहानी है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से और आज के समय से कनेक्ट होती है। तो मेरे सामने ये था कि क्राफ्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कंटेंट। फिर मुझे लगा नहीं, क्राफ्ट एक लेवल तक ही इम्पोर्टेंट है, कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको भाषा क्या बोल रहे हो, क्या शिल्प है, ये एक लेवल तक है, लेकिन आपने बात क्या कही, भाई अंत में तो बात ही रह जाएगी ना। अगर मेरी बात आप तक रह गई तो मैंने कैसे लिखी वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा। इम्पोर्टेंट सिर्फ इसलिए है कि दोहराव ना हो, शिल्प ऐसा हो कि वो थोड़ा नयापन लिए हुए हो, ये ना लगे कि एक पुराने परिवेश की कहानी है। हर समय, हर कथा समय अपना परिवेश चुनता है, तो क्राफ्ट चुनता है। और आखिरी बात ये है कि परिवेश, हर कहानी का परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी भाषा की बात हो गई, शिल्प की बात हो गई, सरोकार की बात हो गई, दृष्टि की बात हो गई, परिवेश। कि कोई भी चरित्र हवा में लटकता हुआ नहीं होता, उसकी एक जमीन होती है। तो आप चरित्र को समझ गए तो आपको उसका परिवेश, उसकी पृष्ठभूमि की भी अध्ययन, अनुभव या रिसर्च थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो आप उसके आसपास का परिवेश विश्वसनीय बना देंगे। कहानी पूरी तरह सच्ची या कहानी पूरी तरह झूठी हो सकती है। सवाल यह है कि परिवेश में कितने घुसे हुए हो आप, कि उसकी विश्वसनीयता कहानी पढ़ते हुए कितनी है। जब हम कहानी में हैं तो हमें वो कितनी बिलीवेबल लग रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और दृश्य विधान, आखिरी बात आती है कि जब कहानी में हम महसूस करें और परिदृश्य हमें चमकता हुआ दिखाई दे, जो रेणु के यहाँ दिखाई देता है, जो फणीश्वरनाथ रेणु के यहाँ हमें प्रेमचंद से ज्यादा दिखाई देता है, कि कहानी जो चल रही वो अलग है, पात्र जो महसूस कर रहा है वो अलग है, लेकिन पीछे का जो गांव है वो इतना जीवंत है कि वो लगता है कि यार हम उस गांव की यात्रा कर रहे हैं, हमारे सामने वो सब घटित हो रहा है। ये कथाकार की ताकत है। तो ये सारी बातें हैं जो मतलब खुले दिल से, चूंकि आज मैं घर जैसी जगह आया हूँ आप सबके बीच में, और ऐसी ही गोष्ठियों से मैं भी बना हूँ। मैं भी ऐसे ही झांसी जैसे बुंदेलखंड का मैं रहने वाला हूँ। छोटे शहर में छोटी छोटी गोष्ठियों में कच्ची पक्की कहानियाँ लिख के, पढ़ के, लड़ के, झगड़ के, छपवा के यहाँ तक का सफ़र हुआ है। लेकिन यह है कि जब वो सफ़र जितना सच्चा होगा, आपके भीतर का कहानीकार जितना ईमानदार होगा, उतने अच्छी कहानियों तक वो पहुँचेगा। कहानियाँ खुद चल के, आप दिल खोलिए कहानीकार के रूप में, अच्छी कहानियाँ खुद चल के आपके पास आएंगी।
आपको उन्हें आने देना है, शुरू जल्दी करना है और आराम से उनके संग समय बिता के उन्हें लिखना है। आज हम कुछ अच्छी कहानियाँ आप सबसे सुनेंगे। मुझे नहीं पता ये सारी बात कितने काम की है आपकी, बस जो था मैंने कहा। ऐसी कहानी लिखी जाएगी तो हंस क्या सारी पत्रिकाओं में छपेगी। मैं तो गांव छोटे शहर का आदमी हूँ और वो कारा कहानी जब वहाँ सिंगापुर सुरनोज के लिए चुनी गई तो विश्व की करीब 12-15 भाषाओं में अनुदित हुई और वो दुनिया भर में गई। सुरनोज अवार्ड कथादेश वालों की प्रतियोगिता, उस समय लोग नए नए कहानीकार थे। हंस में पकड़ के छापे गए, बुला के छापे गए, जब इसमें लिखवाई गई कहानी के विशेषांक आधार लिखो, तो वो स्थितियाँ तभी बनती। बाकी समय आते हैं, लॉबिंग होती रहती है, नाम चलते रहते हैं। जो भी इन्होंने कहा कि आलोचना का इतिहास या कथा का इतिहास इसीलिए भी समृद्ध नहीं होता कि वो बायस्ड होता है, वो नाम लेने से डरता है। उनको किसी के नाम लेने से कोई कथाकार बन नहीं जाएगा, किसी के ना लेने से कोई छूट नहीं जाएगा। जो लिख गया सो लिख गया, अच्छा है तो वो अपनी जगह बनाएगा। ये मेरा भी अनुभव है, ये संदीप का भी अनुभव है, ये हम सबका अनुभव है। तो आज अच्छी कहानियाँ कुछ सुनते हैं। कोई बात और रह गई होगी तो आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। धन्यवाद।